नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में तृतीय प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेडागॉजी फर्स्ट में अति लघु प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली क्या है? उत्तर है व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली शिक्षण की एक ऐसी प्रणाली है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें शिक्षार्थी को वैयक्तिक रूप से अधिगम कराया जाता है तथा अंतःक्रिया का विशेष महत्व दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन होता है, जो व्यक्तिनिष्ठ निर्देशन होता है, यह वैयक्तिक रूप से अधिगम कराने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग इंडिविजुअल अधिगम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वार्षिक योजना किसे कहते हैं? उत्तर है इसे दीर्घकालीन योजना भी कहते हैं। इसके आधार पर अल्पकालीन इकाइयां एवं पाठ योजनाएं बनाई जाती हैं। वार्षिक योजना से तात्पर्य उस योजना से है जो किसी कक्षा में एक विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के वांछित उद्देश्यों एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक सत्र के लिए संबंधित अध्यापक द्वारा बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, एक पूरे सत्र के लिए, एक पूरे वर्ष के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, इसी पाठ्यक्रम को हम वार्षिक योजना कहते हैं। वार्षिक योजना अथवा पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पाठ योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी पाठ योजनाओं के अंतर्गत जब पाठ बड़ा होते हैं, लेसन चैप्टर बड़े होते हैं, तो इकाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसे हम पाठ योजना, इकाई योजना और वार्षिक योजना कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक क्या हैं? उत्तर है अनुशीलन प्रश्न कौशल के निम्नलिखित घटक हैं। पहला है संकेत तकनीकी का प्रयोग, दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति तकनीकी का प्रयोग, तीसरा है पुनः तकनीकी का प्रयोग, चौथा है पुनः प्रेक्षण तकनीकी का प्रयोग, पांचवा है आलोचनात्मक सजगता। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रतिपुष्टि क्या है? उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार प्रतिपुष्टि है। प्रशिक्षणार्थी जब किसी कौशल का अभ्यास करते हैं तो विभिन्न साधनों से अपने कौशल में प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रशिक्षणार्थी विभिन्न कौशलों के द्वारा अभ्यास करते हैं, यदि उनको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, यदि उनमें सकारात्मकता आती है, तो वह उस कौशल से प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त करते हैं। प्रतिपुष्टि प्रशिक्षणार्थी के आधार पर दी जाती है। यह उद्दीपन की भांति काम करती है। प्रतिपुष्टि के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पर्यवेक्षक द्वारा। पर्यवेक्षक का कार्य प्रशिक्षणार्थी के साथी भी कर सकते हैं और शिक्षक प्रशिक्षक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब सूक्ष्म शिक्षण में कोई छात्र अध्यापक पढ़ाने जाता है तो उसके पीछे बैठे छात्रा अध्यापक जो प्रशिक्षणार्थी के साथी हैं और जो पर्यवेक्षक अंतिम बेंच पर बैठा रहता है, वह उस छात्रा अध्यापक को जो सूक्ष्म शिक्षण करा रहा होता है उसे प्रतिपुष्टि फीडबैक पुनर्बलन दिया जाता है। और दोस्तों, यह प्रतिपुष्टि उद्दीपन का कार्य करती है। उद्दीपन का मतलब होता है यदि प्रतिपुष्टि सकारात्मक रही तो शाबाशी दिया जाता है, मतलब उसे अच्छा कहा जाता है। इससे जो छात्राध्यापक होता है वह पुनर्बलित होता है। और दोस्तों, यदि पुनर्बलन, यदि प्रतिपुष्टि नकारात्मकता दी जाए, जैसे कि आपने अच्छा नहीं पढ़ा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप बहुत खराब कर रहे हैं, यह नकारात्मक ऋणात्मक पुनर्बलन है, ऋणात्मक प्रतिपुष्टि है, तो यह बहुत हानिकारक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? उत्तर है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का प्रयोग करता है, जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग, श्यामपट्ट पर लेखन करना, छात्रों के साथ जाकर प्रश्न पूछना, कभी चेहरे पर हाव भाव बदलकर अपनी बात कहना, हाथ से इशारे करना। देखिए दोस्तों, जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, जब कक्षा में जो छात्र होते हैं इधर उधर उनका मन भटकने लगता है, पाठ्यक्रम में मन उनका नहीं लगता है, तो जो शिक्षक होता है वह उद्दीपन कौशल का वह उपयोग करता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का वह प्रयोग करता है। उसमें सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जो आकर्षक सहायक सामग्री होती है उसे बच्चों को दिखाता है, तो बच्चे का ध्यान तुरंत उस सहायक सामग्री पर जाता है। श्यामपट्ट लेखन कौशल का प्रयोग करने लगता है तो बच्चे का ध्यान तुरंत श्यामपट्ट पर जाता है, यानी कि बच्चे का मन लगा रहता है। और दोस्तों, कभी कभी
शिक्षक जो होता है अपने चेहरे का हाव भाव को भी बदलता है। कभी कभी जो बच्चा इधर उधर देखने लगता है, जो उनका बदमाशी करने लगता है, जिसका ध्यान पाठ वस्तु में और पाठ विषय वस्तु में नहीं लगता है, तो उससे शिक्षक कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। तो शिक्षक जो छात्र होता है वह तुरंत अटेंशन मुद्रा में आ जाता है। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उत्तर है निदानात्मक प्रक्रिया द्वारा संज्ञान में आए कमियों के सुधार हेतु जो शिक्षण प्रदान किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। N.K. सिंह ने ऐसा कहा है। देखिए दोस्तों, पहले हम समस्या का पहचान करेंगे, निदान करेंगे। निदान किसे कहते हैं? पहले समस्या का पहचान करना। जब हम समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, समस्या के जड़ तक पहुंच जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? समस्या का उपचार में लग जाएंगे। इसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। S.S. माथुर ने कहा है। अगला पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण शुरू से दूषित शिक्षण तथा दूषित अधिगम प्रभावों को एक प्रकार से दूर करने की प्रक्रिया है। R.S. मिश्रा ने कहा है। देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत जो शिक्षण में दोष उत्पन्न होते हैं, इसी दोष को हम दूर करके बच्चों को अधिगम कराते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रूपदेय मूल्यांकन क्या है? उत्तर है अधिगम की सफलता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में मूल्यांकन को निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। देखिए दोस्तों, रोनेट्री ने इस मूल्यांकन के लिए माइक्रो मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया है। इसे रूपदेय मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस मूल्यांकन में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सम्मिलित है। इसके आधार पर अध्यापक विधि की अपूर्णता का आकलन कर अपनी शिक्षण विधि में वांछित संशोधन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान के आधार को मानकर अधिगम को प्रदान किया जाता है। प्रतिपुष्ट सफल अधिगम को पुनर्वलन के साथ ही उन कमियों को भी स्पष्ट करती है जिनके कारण अधिगम में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रतिपुष्ट होती है, जो फीडबैक होती है, पुनर्वलन जो होता है, वह अधिगम की कमियों को वह स्पष्ट करता है। यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो अधिगम को हम अच्छा मानते हैं। यदि नकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो हम अधिगम को शिक्षण विधि को अच्छा नहीं मानते हैं। यह अधिगम में कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लक्ष्य एवं उद्देश्य में क्या अंतर है? उत्तर है उद्देश्य एवं लक्ष्य में निम्न अंतर है। पहला पॉइंट है उद्देश्य वह बिंदु है जो निर्धारित दिशा में संभव उपलब्धियों को व्यक्त करता है। लक्ष्य शिक्षा को दिशाएं प्रदान करते हैं। शिक्षा इनके अभाव में वांछित दिशा में प्रगति नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को प्रदान की जाने वाली वांछित दिशाएं हैं। शिक्षा के लक्ष्यों के विषय में अनुकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उद्देश्य विषयों के अनुकूल परिवर्तनशील होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपका लक्ष्य है टीचर बनना, मास्टर बनना, आपका लक्ष्य है टीचर बनना। आप एक छात्र अध्यापक हैं, स्टूडेंट हैं, तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप बीएड की डिग्री हासिल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप टेट निकालेंगे। टेट निकालने के बाद क्या करेंगे? सुपर टेट निकालेंगे। फिर जाकर आप, यदि आपका मेरिट में सिलेक्शन होता है तो आप क्या होंगे? शिक्षक बनेंगे। शिक्षक क्या है? शिक्षक लक्ष्य है। और दोस्तों, जो आप एक प्रक्रिया कर रहे हैं, बीएड की डिग्री हासिल किए, टेट की हासिल किए, सुपर टेट पास किए, यह सब क्या है? यह सब आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। उद्देश्य की पूर्ति होते हुए जिस दिन आप अपने गोल, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, तो हम कहेंगे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए हैं। और इधर से जो क्रियाकलाप आप करते गए, यह सभी आपके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? उत्तर है शिक्षण कौशल एक प्रशिक्षण विधा है जो छात्र अध्यापकों से अपेक्षा करती है कि वे संप्रत्यक्ष या अवधारणा एक विशेष अध्यापन कौशल के द्वारा थोड़े से छात्रों को अल्पावधि में पढ़ाए। देखिए दोस्तों, जो शिक्षण कौशल होती है यह प्रशिक्षण की एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधा है जो छात्रों को कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान दे सके ताकि छात्र जल्द से जल्द समझ सके। शिक्षण कौशल के माध्यम से, शिक्षण विधि के माध्यम से हम छात्रों को कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान दे सके ताकि छात्र जल्द से जल्द सीख सके। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता। जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हो वह अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कर सके। व्यवहारिकता तथा साधन संपन्न, जो शिक्षक हो वह व्यवहारिक हो।
बालक का पूर्ण ज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हो पहले उसे बालक के पूर्ण ज्ञान हो, बालक के बारे में सभी जानकारी उसे उपलब्ध हो, तभी उसके वह व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। चौथा है प्रेम तथा सहानुभूति, वह कड़वा स्वभाव का न हो, वह उग्रवादी न हो, वह प्रेम सहानुभूति उसके अंदर निहित हो। विषय हेतु उत्साह, जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हो अपने विषय के प्रति उसे उत्साह हो। निष्कपटता, नियंत्रण शक्ति, छात्रों के ऊपर नियंत्रण शक्ति रखता हो। धैर्य तथा सहनशीलता, जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हो उसमें धैर्य हो, सहनशीलता हो। कभी कभी छात्र अग्रेसिव हो जाते हैं तो शिक्षक जो होते हैं अपना आपा खो देते हैं, छात्रों को पीट देते हैं, यह अनुचित है। 9वां पॉइंट है सरल तथा रोचक भाषा, उसकी भाषा सरल हो, रोचक हो, रुचिकर हो, ताकि छात्र को अपनी तरफ आकर्षित कर रखे। विषय पर अधिकार, जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हो उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान हो, विषय विशेषज्ञ हो। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है? उत्तर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री का निम्नलिखित महत्व है। सहायक सामग्री के माध्यम से प्रेरणादायी, जो सहायक सामग्री होती है प्रेरणादायी होती है, क्रियागत अवसर की सफलता, स्पष्टीकरण में सहायक होती है, अर्थयुक्त अनुभव की प्राप्ति होती है, रटने को कम करना होता है। अगला प्रश्न है समस्या समाधान विधि क्या है? उत्तर है समस्या समाधान विधि में अध्यापक छात्रों के सम्मुख समस्या प्रस्तुत करता है, छात्र उसे हल करने का प्रयास करता है। समस्या का चुनाव यथासंभव बालक के दैनिक जीवन से ही किया जाता है। छात्र समस्या से संबंधित तथ्यों की परीक्षा करता है, इसके पश्चात उसका मूल्यांकन करता है। देखिए दोस्तों, जो समस्या होती है वह छात्र के यथासंभव दैनिक जीवन दिनचर्या से ही चुननी चाहिए और जो बालक होगा वह अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। इससे शिक्षक बालकों को अच्छे से सिखा सकता है। इसके पश्चात दोस्तों अंत में मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है, लिखिए। तो दोस्तों देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत है। अभिरुचि का सिद्धांत, छात्र की योग्यता अभिरुचि के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक छात्र की वैयक्तिक विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। एकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है क्या छात्र उससे कुछ कर सकेंगे, इसको भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। समय का सिद्धांत, शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत, आंतरिक परिस्थितियों का सिद्धांत। तो दोस्तों यह हमारा सामाजिक विज्ञान का चौथा और अंतिम वीडियो था। यदि आपको 3 और वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो 12 से 13 मिनट का है। 4 वीडियो में हमने अति लघु उत्तरीय सामाजिक विज्ञान का बता दिया है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।